दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है द साइंस हब में। आप लोग देख रहे हैं साइंस की स्पेशल सीरीज। यह सीरीज 38 नंबर की है। अब तक सीरीज 37 कंप्लीट हो चुकी है। यह टोटली इम्पोर्टेंट किसके लिए है? ये इम्पोर्टेंट है सुपर टेट या टेट किसी भी स्टेट का हो, और रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी मेंस के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इवन जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिनमें साइंस आती है, ये सीरीज सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों ये सीरीज एनसीईआरटी बेस्ड है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 951 से। स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं। इसमें कौन से स्तनधारी के शरीर के अंग या पार्ट्स हैं जो यूरिया का निर्माण करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यकृत। अर्थात यकृत को इंग्लिश में लीवर कहते हैं। स्तनधारियों में यूरिया जो है यकृत लीवर में बनते हैं, और किडनी वृक्क में यूरिया छनता है। अगर आपसे पूछा जाए जो स्तनधारी जंतु होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझ ले स्तनधारी होते क्या हैं जंतु। वह जंतु जो बच्चों को जन्म देते हैं और बच्चों को दुग्ध पान कराते हैं, वह स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं। तो उनमें यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यूरिया बनता कहाँ? उनका जो यूरिया बनता है वह यकृत में बनता है। यकृत को इंग्लिश में लीवर कहते हैं। और ये जो यूरिया का निर्माण होता है ये क्षमता कहाँ, फिल्टर कहाँ होता है? ये किडनी में या वृक्क में। किडनी अपने शरीर में अर्थात ह्यूमन बीइंग में 2 होती हैं और जोड़े में 1। अब देखें क्वेश्चन नंबर हम लोग 952। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल हाइसिंथ पुष्प। कौन सा होता है? जल हाइसिंथ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, जल हाइसिंथ, जिसे जलकुंभी भी कहते हैं। विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है। मैं आपको अब समझा दूं जलकुंभी होती क्या है। आप आसपास या कहीं ऐसी जगह जाए जहाँ तालाब हो, उसमें पानी गंदा कलेक्ट हो, नाला हो, बह ना रहा हो, तो उसमें क्या हो, आपने काई देखी कि लंबी लंबी सी हो जाती है और उसका जो पत्ता होता है वह चिकना सा फैल सा जाता है, अपने हाथ की गद्दी के बराबर। तो यह जो होता है इसी को जलकुंभी और इंग्लिश में इसको वाटर हाइसिंथ भी कहा जाता है। तो यह बहुत तेजी से बढ़ने वाला पादप है, क्योंकि इसे क्या है, बहुत अधिक मात्रा में जल से पोषक तत्व मिलते हैं, इसलिए यह बहुत अधिक स्पीड से वृद्धि करती है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 953। प्रयोग और अप्रयोग का कानून इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैमार्क। प्रयोग जिसको बोलते हैं यूज एंड डिसयूज का नियम लैमार्क द्वारा प्रतिपादित किया था। इन्होंने दोस्तों क्या बताया था? इन्होंने बताया था शरीर के जिस अंग का आप अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे वह बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग या मजबूत हो जाएगा। तो ये किसने रूल दिया था? यह दिया था लैमार्क ने। दोस्तों ये सिद्धांत लैमार्क ने दिया था। इसको लैमार्कवाद भी कहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 954। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने बैक्टीरिया बनेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर 64। एक जीवाणु कोशिका 20 मिनटों में विभाजित होता है तब 2 घंटे में 64 बैक्टीरिया बनेंगे। कितने बनेंगे? 64 बैक्टीरिया बनेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 955 नंबर। मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिससे कि क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोल देता है। जब बहुत अधिक साउंड होता है तो व्यक्ति क्या करते हैं, उस साउंड को बैलेंस करने के लिए दोनों कानों पर वह अपना मुंह खोल देते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 956 नंबर। सरल गलकंड जिसको कि घेंगा बोलते हैं, इनको प्रभावित करने वाली बीमारी कौन सी है? तो दोस्तों इसको प्रभावित करने वाली जो बीमारी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, थायराइड ग्रंथि। कौन सी? थायराइड ग्रंथि। सरल गलकंड या घेंगा
थायराइड ग्लैंड को प्रभावित करने की वाला बीमारी है। अब आप समझ लें कि घेंगा रोग होता किसकी वजह से। यह आयोडीन की कमी से यह रोग होता है और इसको इंग्लिश में ग्वाइटर डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्वाइटर डिजीज कहते हैं। आयोडीन कहाँ से प्राप्त होता है? यह हमें नमक से प्राप्त होता है। जब नमक में आयोडीन की कमी होती है तब यह घेंगा रोग होता है और थायराइड ग्लैंड को यह पूर्णतः प्रभावित करता है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 957। हरित ग्रंथियाँ किससे संबंधित हैं? जो हरित ग्रंथियाँ हैं वह संबंधित होती हैं उत्सर्जन से। किससे? उत्सर्जन को ही इंग्लिश में एक्सक्रीशन कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हरित ग्रंथियाँ उत्सर्जन से संबंधित होती हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 958। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विसरण और सक्रिय परिवहन। देखिए किसके कारण? विसरण और सक्रिय परिवहन। अब इस क्वेश्चन के आंसर का डिस्क्रिप्शन देखिए। विसरण और सक्रिय परिवहन के द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 959। 959 हृदय वंचित है तो हृदय किससे वंचित होता है? ऐच्छिक पेशी से। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। हृदय जिसे हार्ट कहते हैं, ये इसमें 4 चेंबर होते हैं अर्थात 4 चेंबर होते हैं। ये ऐच्छिक पेशी नहीं पाई जाती। अब आप लोग समझें ऐच्छिक पेशी ऐसी पेशियाँ जो हम अपनी इच्छा के अनुसार उनसे कार्य करवा सकें। क्या हृदय अपनी इच्छा के अनुसार करता है? जब हम चाहें क्या हृदय की धड़कन को रोक सकते हैं? जब चाहें हृदय की धड़कन को चालू कर सकते हैं। अगर हृदय की धड़कन रोकेंगे तो वहीं लाइफ दी एंड हो जाएगी। तो ऐच्छिक पेशियों का सीधा संबंध जो अपनी इच्छा के अनुसार मतलब हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करें उनको ऐच्छिक पेशी के अंतर्गत रखा जाता है। तो हृदय अपनी इच्छा के अनुसार अर्थात अपनी जो हम लोग हैं इस अनुसार तो करता नहीं, वह सिर्फ अपने अनुसार करता है। वह कंटिन्यू जब बच्चा जन्म लेता है या कोई जीव जन्म लेता जब तक वह मर नहीं जाता तब तक उसका दिल कंटिन्यू धड़कता रहता और ब्लड की पंपिंग करता रहता है। और जब ब्लड की पंपिंग करता है तो ये 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और साउंड क्रिएट करता लब एवं ढब। तो आइए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 960। निम्न में से कौन सा कवकीय रोग है? तो इनमें में से कौन सा कवकीय रोग है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर दांत। कवक से फैलने वाला रोग दांत खास खुजली होती। दांत क्या होता है कि त्वचा पर चकत्ते से छोटे छोटे से पड़ जाते, अगर उनको खुजलाएं उसका पानी त्वचा के अन्य भाग पर लग जाए तो वहाँ भी दांत फैलने लगता है। और इसके उपचार के लिए रिंग गार्ड या अदर मेडिसिन भी आती हैं। रिंग गार्ड एक ट्यूब होता है, उसको लगाने से क्या होता है कि ये जो फंगस होता है कवक होता है वो धीरे धीरे मरने लगता है और दांत से छुटकारा मिलने लगता है। तो कवकीय रोग कौन सा? दांत है इन 4 ऑप्शन में से। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 961। छोटी माता जिसको इंग्लिश में चिकन पॉक्स कहते हैं पैदा की जाती है, ये किससे होती है? स्पेशली ये बात है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेरियोला विषाणु द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए छोटी माता जिसको चिकन पॉक्स कहते हैं वह किसके कारण फैलती? वेरियोला विषाणु द्वारा यह फैलती है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 962। ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। किस पर? उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। उत्पादक मतलब होता किसी चीज़ का उत्पादन करना, उपभोक्ता मतलब होता उस उत्पादक वस्तु का उपभोग करने वाला। किसी भी चीज़ का उपभोग करने वाले को उपभोक्ता कहते हैं, उत्पादक जो उत्पादन करता है। तो करेक्ट आंसर डी नंबर है। ताल पारिस्थितिक तंत्र उत्पादकों एवं उपभोक्ता पर आधारित होते हैं। कोई भी पारिस्थितिक तंत्र उत्पादक एवं उपभोक्ता पर आधारित होता है। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 963। अफीम एक पौधे की उपज है जो निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती है? इसका करेक्ट आंसर है डी फूल। अफीम एक पौधे की उपज है जो पौधे के फूल से प्राप्त किया जाता है। अब अफीम के बाद बता दें यह एक नशीला पदार्थ होता है।
जिसका सेवन करने से क्या हो जाता है, ब्रेन है वह अचेतन अवस्था में चला जाता है। तो ये हमें प्राप्त कहाँ से होता है, ये एक पौधे से प्राप्त होता है, स्पेशली पौधे के किस भाग से, तो ये फ्लावर से प्राप्त होता है दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 964। कौन सा देखेंगे, 964 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण नहीं होती या बढ़ती है, वायु प्रदूषण के कारण नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निमोनिया। निमोनिया क्या होती है, यह वायु प्रदूषण के कारण नहीं होती, ये एक्चुअली में ठंड लगने से होती है। कैसे होती है ठंड, इसमें बॉडी क्या होती, कांपने लगती, ठंड लगने लगती और फीवर आता है निमोनिया। अस्थमा क्या है, फेफड़ों से रोग है। क्षय रोग एक टीबी है। दीर्घकालिक ब्रोंकाइटिस भी रोग, ये सभी के सभी क्या वायु प्रदूषण से होने वाले रोग हैं। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे 965 नंबर। देखिए, जब आंख में धूल पड़ जाती है तो उसका कौन सा भाग सूजकर लाल हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो जब धूल मिट्टी अपनी आंखों में जाती है तो उसे मसल देते हैं, रेड कलर का हो जाता है और हल्की सी स्वेलिंग आ जाती है, तो वह आंख का पार्ट्स जो होता है उसे दृढ़ पटल कहते हैं। क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर बी है। दृढ़ पटल आंख में धूल पड़ जाने के कारण सूजकर लाल हो जाती है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा, 966। हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में लार्वा के अलावा सभी रज्जुकों में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईल मछली। ईल मछली के लार्वा के अलावा सभी प्राणी के रज्जुकों में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। पाया जाने वाला श्वसन वर्णक है। इसमें क्या होता है कि अब आप समझिए, जो रेड होता है, रेड कलर का क्या होता है, ब्लड होता है। ब्लड अर्थात रक्त। रक्त क्यों रेड होता है, तो यह हीमोग्लोबिन की वजह से रेड होता है। और रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स या प्लाज्मा, ये बोल सकते हैं आप। तो आरबीसी को रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं। इनका जीवन काल 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं कहते हैं। तो अपना जो ब्लड होता है वो रेड क्यों होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। अगर आपसे पूछा जाए हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो किसके रज्जुकी में पाया जाता है, तो ईल मछली के रज्जुकी में पाया जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 967। इलियम किसका भाग है, तो इलियम जो होता है वह छोटी आंत का भाग होता है। इलियम किसका, छोटी आंत का भाग होता है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो छोटी आंत होती है इसको इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ये जो बड़ी आंत होती है उससे यह लंबी होती है। और इसकी एक विशेषता बता दें, जो आप भोजन करते हैं उससे जो ऊर्जा अवशोषण का कार्य है, उसकी पूर्तिया पाचन का जो कार्य करता है वह छोटी आंत ही करती है। कौन सी करती है, ये छोटी आंत ही करती है। इलियम जो है ये छोटी आंत का ही पार्ट्स होता है। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 968 नंबर। पत्तियों के वे छिद्र क्या कहलाते हैं जिनसे समय समय पर द्रव जल का रिसाव होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोथोड। क्या होता है, हाइड्रोथोड होता है। पत्तियों पर एक छिद्र होता है जिसे हाइड्रोथोड कहते हैं, जिससे समय समय पर द्रव का रिसाव होता है। पत्तियों पर जब जल की बूंदें जमा हो जाती हैं तब इस क्रिया को गुटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, गुटेशन कहते हैं। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्तियों के निम्न सतह पर पाई जाने वाली रंध्र को इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण में भी सहायक होते हैं। तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्तियों के निम्न सतह पर पाई जाने वाली रंध्र स्टोमेटा के द्वारा होता है। स्टोमेटा सामान्यतः दिन से खुलते और रात में बंद हो जाते हैं। आपको हम बताते हैं, जितने हरे प्लांट्स होते हैं, हरी पत्तियां होती हैं, उन सभी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसे इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 969। 969, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण कुछ अधिक तैलीय बीज अपने तेल की मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के अधिक समय तक भंडारित किए जा सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रतिऑक्सीकारक। प्रतिऑक्सीकारक की उपस्थिति के कारण
कुछ तैलीय बीज अपने तेल की मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के अधिक समय तक भंडारित किए जा सकते हैं, और इसके भंडारित करने का कारण समझ सकते हैं, ताकि इस उपज की इस जात के अधिक पौधे भी आगे उगाए जा सकें। देखिए क्या होते हैं, जितने भी बीज सुरक्षित किए जाते हैं सारे के सारे बीज स्वस्थ होते हैं। स्वस्थ इसलिए होते हैं कि जो आगे की फसल हो या उपज हो, इससे बेहतरीन हो और उससे आर्थिक व्यवस्था भी मजबूत होनी चाहिए। इसका जो करेक्ट अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 970, खाद्य श्रृंखला किसमें पाई जाती है? तो देखिए खाद्य श्रृंखला समुद्री पारतंत्र में भी पाई जाती है, वन पारतंत्र में भी पाई जाती है, सरोवर पारतंत्र में भी पाई जाती है। अब आप लोग सोच रहे सरोवर पारतंत्र का, तो एक प्रकार का तालाब होता, पोखर होती, नदी होती। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी। अब आप समझो खाद्य श्रृंखला क्या होता है। खाद्य श्रृंखला यानी कि हम लोगों को भोजन मिल रहा है, जो जीव जंतु उनको भी भोजन मिल रहा है, सबको भोजन मिलने को, एक दूसरे को खाने की क्रिया को ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे घास को कौन खाता है? ऐसे जीव जो शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी जीवों को कौन खाता? ऐसे जंतु जो मांसाहारी होते हैं। तो ये खाने की जो क्रिया है, और फिर वही मांसाहारी जीव क्या होता है, जब उसकी डेथ हो जाती तो वह मिट्टी में अपघटन प्रक्रिया के द्वारा वह भूमि के अंदर क्या होता, मिल जाता है। तो ये जो होल प्रोसेस चलता है, इसी को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इंग्लिश में से फूड वेब कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड वेब भी इसको कहते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 971, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, स्पेशली पेड़ पौधे, समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? तो हम सभी लोग जानते हैं, जब पृथ्वी पर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो प्रकाश संश्लेषण की दोस्तों क्रिया नहीं होगी। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो पृथ्वी पर कोई भी जीव जीवित नहीं रह पाएगा, क्योंकि जीवित रहने के लिए श्वसन क्रिया करना जरूरी है, और श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन गैस जरूरी है। ऑक्सीजन गैस का जो फार्मूला होता वह O2 होता है। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये क्लियर है कि जिंदगी चंद लम्हों की हो जाएगी। तो जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो कौन सी गैस खत्म हो जाएगी? ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। इसका करेक्ट आंसर डी है, ऑक्सीजन। देखिए डिस्क्रिप्शन, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाती है। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 972, अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? अलसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हेल्थ के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओमेगा 3, बी ऑप्शन इसका करेक्ट, ओमेगा 3 वसी अम्ल। ओमेगा 3 फिश ऑयल में भी पाया जाता है। तो इसका डिस्क्रिप्शन देखें, अलसी तीसी या चिकना भी इसे कहते हैं, इसमें ओमेगा 3 वसी अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब देखिए आगे 973, कौन सा देखना है? 973 देखना है। मानवों की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है कि इससे हमें आपराधिक क्रियाओं को पता करने में सहायता मिलती है। जो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल है वह वाटसन और क्रिक ने प्रेजेंट किया था। किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने इसको प्रेजेंट किया था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का स्पेशली कोई भी अपराध हो या किसी चीज़ को पता करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। अब इस क्वेश्चन के आंसर का हम लोग डिस्क्रिप्शन देखते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा मानवों की पहचान सुनिश्चित करने का अत्याधुनिक अर्थात मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। क्या है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। अब देखें क्वेश्चन नंबर हम लोग 974, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है वसा। फैट लंबे समय तक कसरत का मुख्य ईंधन होता है। अब आप समझो वसा के बारे में। वसा क्या होती है? जितने हम तैलीय पदार्थ खाते हैं, लेते हैं, उससे हमें वसा मिलती है। वसा का रोल क्या होता है? ये एक संचित ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर में सुरक्षित रहती है। और प्रोटीन क्या करती है? प्रोटीन हमारे शरीर की मेंटेनेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बॉडी बिल्डिंग के लिए, मसल्स ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट हमें डायरेक्ट ऊर्जा देता है।
तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है? चावल ले लो, स्वीट पोटैटो जिसको शकरकंदी कहते हैं, आलू, रोटी, ये सब कार्बोहाइड्रेट के। प्रोटीन्स की सभी प्रकार की दालें, फिश, चिकन और ये अंडा भी इसके मुख्य स्रोत होते हैं। आपको दूध के बारे में बता दें, दूध अपने आप में एक क्या है? संपूर्ण आहार कहलाता है। तो इसका जो 974 का आंसर है वह ए नंबर है। क्या है? ए नंबर वसा। अब देखेंगे हम लोग 975। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? पानी में कौन सा विटामिन घुल जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, विटामिन बी। देखो, पानी में घुलने वाले विटामिन हैं बी और सी। बी सी पानी में घुल जाएगा। अब वसा में घुलने वाला कौन सा विटामिन है? वसा में दोस्तों घुलने वाला जो विटामिन है वह है ए डी ई के। क्या है? ए डी ई के जो विटामिन है ये वसा में फैट्स में सॉल्युबल होता है। दोस्तों, उम्मीद है ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की ज़बरदस्त सीरीज आपको कंटिन्यू मिलेगी। बट आपको करना क्या? इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।